नमस्कार, जोहार द भारत मित्र देख रहे हैं आप और मेरा नाम अभिषेक भारती है। हमारे साथ आरती भी हैं और रंजीत भी हैं। अब आज 18 तारीख है। 18 तारीख के 24 घंटे बाद 19 तारीख हो जाएगी और 19 तारीख के 24 घंटे के बाद 20 तारीख हो जाएगी। 20 तारीख को क्या खास है? 20 तारीख को झारखंड और बिहार के कुड़मी समाज ने और उड़ीसा के भी कुड़मी समाज ने अपने अधिकार के लिए, कुड़मी के एसटी में इंक्लूजन के लिए रेल टेका का आह्वान किया है। अब इस बीच रेल टेका और राजनीति साथ साथ चल रही है। झारखंड में कम से कम मुझे लगता है 20 ऐसी जगह है जिनको चिन्हित किया गया, 20 से 25, जहां पर रेल टेका बहुत जबरदस्त असरदार रहने की बात कही जा रही है। अब सवाल यह है कि रेल टेका सफल होगा या असफल होगा। दो चीजें हो सकती हैं। अब तक जो लग रहा है कि सफल ही होगा। पुलिस प्रशासन को निर्देश है कि भाई आप लोग नजर रखिएगा, कानून व्यवस्था बिगड़नी नहीं चाहिए। और अब सियासत उसके साथ चल रही है। आज सुने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लंबोदर महतो ने आज एक लेटर जो है वो लेटर दिखाया। ये लेटर देखिए रघुवर सरकार को लिखा गया था। ये लेटर मैं आपके फुल स्क्रीन में मैं दिखा देता हूं। इसका पत्रांक है JKSM 9/2018, 8/2/2018, तब रघुवर दास मुख्यमंत्री थे। विषय है झारखंड राज्य के कुड़मी महतो जाति को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत अनुसूचित जनजाति सूची में पुनः शामिल करने के संबंध में। इसमें पुनः शब्द का उल्लेख है। अनुसूचित जनजाति में पुनः शामिल करने का जो है वो इसमें मांग है। और ये शैलेंद्र महतो ने ये चिट्ठी लिखी थी। लेकिन इसमें दूसरे पेज पर सबसे इंटरेस्टिंग चीज है जो मैं आपको दिखाता हूं। इसमें देखिए सबसे पहला जो हस्ताक्षर है वो तब के नेता प्रतिपक्ष थे हेमंत सोरेन, उनका है। और ठीक उसके बगल में आप देखिए चंपाई सोरेन MLA का है। दोनों संथाल समाज से आते हैं। आज मुख्यमंत्री हैं एक, और एक विपक्षी दल बीजेपी के सबसे बड़े नेता हैं। उसके नीचे विद्युत वरण महतो हैं, फिर रामटाल चौधरी हैं, फिर योगेश्वर महतो बाटुल हैं। उसके बाद योगेंद्र प्रसाद है, योगेंद्र प्रसाद महतो जो आज मंत्री हैं। फिर उसके नीचे जयप्रकाश भाई पटेल हैं जो अभी बिल्कुल गुपचुप है, इस मामले को लेकर के बहुत कुछ समझ नहीं आ रहा उनको, वो कांग्रेस में है चुकी। फिर कुणाल सारंगी हैं जो बात बात पर ट्वीट पोस्ट तो करते हैं लेकिन अब तक इस मामले पर कोई ट्वीट पोस्ट नहीं किया है। फिर आते हैं साधुचरण महतो। अब साधुचरण जी हमारे बीच नहीं है। उसके बाद आते हैं जगन्नाथ महतो, डुमरी से विधायक, जगन्नाथ दा हमारे बीच नहीं है। नागेंद्र महतो बगोदर से अभी भी MLA है, जिन्होंने कह दिया है कि भाई हम इस समर्थन में है रेल टेका के। अब आते हैं डॉक्टर इरफान अंसारी। डॉक्टर इरफान अंसारी का भी इसमें सिग्नेचर है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये 9वें नंबर पर है, 10वें नंबर पर है। डॉक्टर इरफान अंसारी भी अभी तक इस मामले पर चुप्पी बरते हुए हैं। फिर आते हैं अमित महतो जो कि सिल्ली से उस समय विधायक थे। और उसके बाद आते हैं विकास कुमार मुंडा जो तमाड़ से विधायक है। तो इन तमाम नाम को इसमें शामिल किया गया। लेकिन इसमें से जो अभी मौजूदा समय में ST कोटे में है वो इस मामले पर चुप्पी बरते हुए हैं या फिर वो विरोध ही कर रहे हैं। हेमंत सोरेन इसको लेकर के क्या कहते हैं बहुत कुछ अभी सामने नहीं आया है। हालांकि एक बार विधानसभा में लंबोदर महतो का जवाब देते हुए पिछले जब वो मुख्यमंत्री थे, उनको जेल से जब खास परमिशन मिली थी कि विधानसभा के सत्र में वो शामिल हो सके, तो उसके बाद उन्होंने कहा था कि कहां लेकर के जाइएगा, हमें ही तो नहीं मिल रहा हमारा अधिकार, तो आप ST का मुद्दा उठा रहे हैं। ये हेमंत सोरेन ने कहा था। आज इसको लेकर के आजसू ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। लंबोदर महतो ने पहले इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की कुछ खास बातें वो हम आपको सुना देते हैं। और ये कोई पहली बार नहीं है। हम अगर बात करें तो एक पत्र मेरे पास है। तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री रघुवर दास जी जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो झारखंड विधानसभा के 42 विधायकों ने इस मांग का समर्थन किया था। और मांग का समर्थन करने के बाद लिखित रूप से अनुरोध पत्र, अनुशंसा पत्र दिया था तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास जी को। जिसमें अगर बात करें तो हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री जो झारखंड सरकार के हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के सम्मानित नेता और झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, पहला हस्ताक्षर करने वाले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी भी है। तो मैं विनम्र अनुरोध करूंगा माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से, उनकी टीम से, उनकी पार्टी से, उनकी पार्टी के नेताओं से कि कुड़मी का जो ये आंदोलन है ST में शामिल करने का, इसमें उनका भी सहयोग, पूर्ण समर्थन रहे, ये मेरा अनुरोध रहेगा। और इसमें निश्चित रूप से उनका पहला हस्ताक्षर था। इसके साथ ही अगर बात करें तो झारखंड आंदोलन के पुरोधा और झारखंड के तत्कालीन
मुख्यमंत्री कहे, पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन जी का, उनका भी कई कई बार, एक तो उनका राजनीतिक, झारखंड मुक्ति मोर्चा का राजनीतिक प्रस्ताव भी है, कि कुर्मी को अनुसूचित जनजाति में हम लोग शामिल कराएंगे। इसके साथ कई पत्र भी है। एक पत्र आप दिखाएंगे, ये माननीय गुरुजी का ही लिखा हुआ पत्र है। ये पत्र तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद जी को, जब लालू प्रसाद जी जब मुख्यमंत्री थे तो ये गुरुजी ने उन्हें लिखा था, और इसमें स्पष्ट रूप से कहा था कि कुर्मी को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का काम करें। इसके साथ ही तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव जी को ये पत्र लिखा गया था। कई माननीय सांसदों ने हस्ताक्षर किया था, जिसमें सबसे पहला हस्ताक्षर माननीय स्वर्गीय गुरुजी का था, शिबू सोरेन जी का था। तो निश्चित रूप से शिबू सोरेन जी की भावना का भी कद्र हो, उनका बात भी रहे, और उनके दल की भी बात रहे, उनके दल का राजनीतिक प्रस्ताव निश्चित रूप से। इसलिए हम चाहेंगे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा का इस आंदोलन को पूर्ण सहयोग और पूर्ण समर्थन रहे, ये हम विनम्र अनुरोध करते हैं। सुन लिया आपने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब आजसू को भी एक डर है कि भैया ये क्रेडिट देखिए सबसे ज्यादा, चूंकि जयराम महतो तो अभी विधानसभा में आए हैं और जयराम महतो के पीछे युवाओं की फौज है, लेकिन आजसू, इसमें कोई शक नहीं, आजसू ने भी बहुत इस मामले को घसा है। लंबोदर महतो लगातार इस मामले को उठाते भी रहे, तो डर तो इस बात का है कि हमारा भी क्रेडिट है भाई, ऐसा ना कि विस्थापन आयोग की तरह ये क्रेडिट भी मतलब सोशल मीडिया के थ्रू छीना आ जाए। तो बहरहाल आजसू ने अलग अलग जगह अपने प्रभारी नियुक्त कर दिए कि भाई यहाँ पर आप रहेंगे, यहाँ पर आप रहेंगे, यहाँ पर आप रहेंगे, यहाँ पर आप रहेंगे, लेकिन सुदेश महतो को भी कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई। आप इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे, क्या देखा आपने भाई? पहले तो मैंने देखा कि आजसू में जो वर्तमान में जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं, समाज के लोग हैं, उनमें से कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं था। अगर पार्टी का स्टैंड है तो पार्टी का स्टैंड मतलब होता है कि हर किसी को उसमें आपकी भागीदारी है। जैसा कि वक्फ बोर्ड वाले में हुआ था कि आप पार्टी ने हसन अंसारी जी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करा दिया, उन्हें वक्फ जो संशोधन बिल है उसके बारे में तमाम तरह की बातें की दोपहर में पार्टी कार्यालय में, और रात में अपने घर में जाके बोले कि हमसे गलती हो गया है, वो हम उसके सपोर्ट में थे, मुजबरन कराया गया। तो खैर इस मामले में किसी को, देवशरण भगत तो पुराने नेता है, उन लोग को किसी को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं किया गया। दूसरी बात है कि आजसू पार्टी इस मांग को लेकर हमेशा से सपोर्ट करते रही है। जो भी लोग सामाजिक संगठन के लोग इस मुद्दे को उठा रहे हैं, आजसू सपोर्ट करती है, खुल के कुछ एमएलए एमपी भी बोलते हैं, खास करके बोलते हैं। लेकिन ये हुआ कि पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, मतलब इसने और कहा गया कि पार्टी के लोग जो है इसमें बाकायदा शामिल होंगे और आंदोलन को नेतृत्व भी करेंगे। मतलब खुल के ये बातें हो गई कि इस मुद्दे पर आजसू पार्टी अब खुल के सामने खेलेगी अब उस पर, क्योंकि जेएलकेएम ने, जयराम महतो ने भी इस आंदोलन को समर्थन, दो पार्टी ऐसी है, जैसे आपने कई लोगों का नाम बताया, लेकिन अभी तक तो कोई पार्टी नहीं आ रही है सामने, कोई कह रहा है। लेकिन जेएलकेएम ने कह दिया, जयराम महतो ने कह दिया कि जेएलकेएम भी इसमें शामिल होगी। और 2018 में 26 जनवरी के आसपास एक बड़ा सम्मेलन इस मांग को लेकर मोरहाबादी मैदान में हुआ था, तो उसकी भी फोटो जो 2018 में जयराम महतो बिल्कुल कम उम्र के दिख रहे हैं, वो फोटो अभी हाल में वायरल हो रहा है। चुनाव के समय में नहीं आया था फोटो पब्लिक डोमेन में, मैंने तो नहीं देखा था, लेकिन अब उस फोटो को भी आज जेल के मुख्य लोगों ने उसको प्रचारित कर दिया कि देखिए 2018 में भी कुर्मी को जब एसटी बनाने की मांग हो रही थी तो हमारे नेता उस समय मोरहाबादी मैदान में उपस्थित थे। मतलब उस मामले को लेकर जेल के हम अपना ये कर रही है। तो ये आजसू की तरफ से भी है कि आजसू भी पूरे, कि हम लोग भी जोर शोर से इस आंदोलन में है। दूसरी बात है कि जो चिट्ठी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई गई, और चिट्ठी पहले से पब्लिक डोमेन में है कि इरफान अंसारी का सिग्नेचर है, हेमंत सोरेन का सिग्नेचर है, विकास मुंडा का सिग्नेचर है, मतलब जो आदिवासी समाज के लोग हैं या गैर कुर्मी जो नेता है उनका भी सिग्नेचर है। तो बड़ा सवाल यही है कि जैसे आदिवासी संगठन के लोग अभी कहते हैं कि कुर्मी जो है एसटी में शामिल नहीं है, लेकिन कई आदिवासी नेताओं ने भी और आदिवासी बुद्धिजीवियों ने भी समय समय पर इसका समर्थन किया है। चाहे डॉक्टर रामदयाल मुंडा की तो बौद्धिकता पे तो कोई सवाल नहीं उठा सकता है, और साथ में गुरुजी शिबू सोरेन ने भी ये मांगे की है जब पीवी नरसिंह राव से की सरकार से कि कुर्मी को एसटी में शामिल किया जाए, और हेमंत सोरेन का भी है। तो आप सिर्फ अगर जिम्मेवार पद पर है, नेता प्रतिपक्ष भी है तो बड़ा जिम्मेवारी का पद है, तो सिर्फ वोट लेने के लिए तो आपने सिग्नेचर नहीं किया। अगर आपने ये उसको ये की समर्थन दिया है, उस पर आपने हस्ताक्षर किया है, तो उसके पीछे कहीं कोई ना कोई बड़ी वजह है। आपने सोचा समझा होगा, उसको परखा होगा, और आप इस मुद्दे जब पहुंचे होंगे कि हाँ
इनकी मांगे जायज है। ऐसा तो नहीं होता कि कोई भी नेता के पास आप कोई भी आवेदन लेके चल जाइए और बोलिए कि साइन करो भाई, हमको अनुशंसा कर दीजिए, सिग्नेचर कर दिए, तो साइन करने से पहले 10 बार पढ़ता है कि क्या है क्या नहीं। तो अगर उसने आपने समर्थन किया है तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह है। आपको लगा होगा कि इस मुद्दे में दम है, लेकिन आपके हाथ में नहीं है, वो करना केंद्र को है, इसलिए आपने उनको सिग्नेचर उसमें कर दिया कि मेरी इसमें सहमति है ना। तो ये बातें हैं। तो अब जबकि 20 तारीख को रेल टेका है और आदिवासी समाज के लोग लगातार इसका विरोध कर रहे हैं और कई लोगों ने अगर सिग्नेचर किया है, अगर आदिवासी समाज के भी नेताओं ने, बुद्धिजीवियों ने कभी इस मांग का समर्थन किया है, तो ये टकराव की स्थिति नहीं होनी चाहिए। क्योंकि देखिए, JLKM के भी जो केंद्रीय महासचिव बने हैं कुछ पिछले दिनों प्रेस क्लब में वो जब आए थे तो कह रहे थे कि मीडिया ट्रायल का विषय नहीं है, मीडिया में चर्चा नहीं होनी चाहिए। अगर दोनों पक्षों की तरफ से इस तरह की बातें होगी तो मीडिया में तो आएगी बात है। मीडिया अपनी तरफ से तो कोई बढ़ा के नहीं बोल रहा है, जो आदिवासी नेता है जो है और जो अगुआ है समाज के वो बोल रहे हैं और कुर्मी समाज के लोग बोल रहे हैं, उनकी तरफ से ही बातें आ रही है। तो जिन लोगों ने इस पे सिग्नेचर किया है, अगर हम आदिवासी समाज के भी आप हैं वर्तमान में अगर, और उन्होंने आपने समर्थन किया, तो आपको अपने लोगों को समझाना चाहिए कि मैंने क्यों साइन किया, क्या वजह है, ये बात इनकी मांगे जायज है। एकदम से चुप रह जाना, और मुझे लगता है कि अगर दोनों टकराव की स्थिति जिस तरह की बनती दिख रही है वो तो बिल्कुल झारखंड राज्य के हित में नहीं है। तो आपको ये बातें रखनी चाहिए कि हाँ मैंने सिग्नेचर किया, उसकी ये वजह है, वो समाज लायक है, इसलिए उसको शामिल होने का हक है, अधिकार है। ये बातें स्पष्ट रूप से आपको कहनी चाहिए। आरती, अब कुड़मी रेल टेका में बहुत सारे नेताओं का अभी तक कोई रिएक्शन नहीं है। केशव महतो, कमलेश, आज सुने आज मास्टर स्ट्रोक खेला है। मास्टर स्ट्रोक ये खेला है कि सभी दलों का नाम लेकर के कि भाई इनसे भी हमें समर्थन की उम्मीद हम करते हैं, हम तो हैं, JLKM तो है, लेकिन सभी दलों का इन्होंने नाम लेकर के कि भाई उनको भी मतलब पहले जाति उसके बाद पार्टी, सबको ऐसे रखना चाहिए। तो ये क्या मतलब कैसे देखें इसको? अब बहुत सारे दल तो फंसे हुए नजर आते हैं। बिल्कुल, बहुत सारे दल फंसे नजर आ रहे हैं और इसमें पहले बात हो रही थी कि क्रेडिट लेने की होड़ तो मचेगी। उस पर मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि क्रेडिट इसलिए भी लेने की होड़ मचेगी कि अभी अभी विस्थापन आयोग के गठन की मंजूरी जैसे ही मिली तो सभी नेता पीछे से ये जरूर कहने लगे कि उन्होंने भी इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया था, इस पार्टी ने भी जोर शोर से उठाया था, लेकिन पूरा क्रेडिट कौन ले गया? तो जयराम महतो या JLKM लेके गया। तो इस मुद्दे पर अब सभी पार्टियों को अपना रुख इसलिए भी साफ करना होगा कि ये जो आज आजसू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो उन्होंने कहा, और जयराम महतो भी ये कहते आ रहे हैं, जब जैसे ही ये बात उठी कि ये रेल टेका होगा तो हमें नहीं लगता है कि कोई भी बड़ा नेता इसमें शामिल होगा। सभी ने मतलब अपने अपने तरफ से कह तो दिया है, लेकिन कार्यकर्ता जुटेंगे, कोई नेता नहीं जुटेगा। ये सवाल जब जयराम महतो से भी पूछा गया था तो उन्होंने कहा, देखिए कौन आता है नहीं आता इससे फर्क नहीं पड़ता, फर्क ये पड़ता है कि पार्टी रहे ना रहे समाज रहता है, तो आपको समाज के लिए आगे आना चाहिए। मैं रहूं ना रहूं, पार्टी रहे ना रहे, लेकिन समाज तो रहेगा, और जो समाज की बात नहीं करेगा उसकी हस्ती मिट जाएगी, उसकी हस्ती नहीं रहेगी। लेकिन आज जब आजसू ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो ये एक बड़ा दाव है रेल टेका आंदोलन पर। इससे दो चीजें आजसू के लिए बहुत क्लियर हो गई हैं। एक तो ये कि अब जब सारी पार्टियों से अपील की गई है कि भाई ये किसी के लिए ऐसा नहीं है कि अगर कुड़मी ST में शामिल हो जाते हैं तो वो किसी का अधिकार छीन लेंगे या उनका आरक्षण का लाभ उन्हें मिलने लगेगा। सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू हैं। अगर एक ऐसा होता ना कि अगर 20% किसी को आरक्षण मिल रहा है, अगर कुड़मी इसमें शामिल होते हैं तो उसी 20% में से उन्हें मिल जाएगा, ऐसा तो नहीं है काट के उन्हें 2% दे दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अब है कि भाई सब पार्टियों से अपील है, तो आप कौन कौन सी पार्टी आगे आती है, पहला तो ये देखेंगे आप। दूसरा ये कि अगर ये आंदोलन सफल भी हो जाता है, जाहिर तौर पर जिस बृहद पैमाने पर इतनी तैयारियां की गई हैं कुड़मियों की तरफ से, महतो समाज की तरफ से, तो ये आंदोलन ऐसा जो अब तक समझ में आ रहा है कि सफल होगा। अगर ये सफल होता है तो ये क्रेडिट किसे मिलेगा? क्या फिर से JLKM या जयराम महतो इसका क्रेडिट ले जाएंगे? तो आजसू ये नहीं होने देना चाहता है, क्योंकि अभी 2 साल पहले तक, 2022 के पहले तक आप देखिए, अगर कुड़मी समुदाय किसी की तरफ देखता था कि उनके हितों को कौन साध सकता है, उनके हितों के लिए कौन काम कर सकता है, तो आजसू या सुदेश महतो नजर आते थे। लेकिन उसके बाद जैसे ही जयराम महतो का आगमन होता है झारखंड की राजनीति में, धीरे धीरे नैरेटिव चेंज होने लगता है और अब पर्सपेक्टिव ऐसा है कि कुड़मी समुदाय का सबसे बड़ा चेहरा अभी किसी को कोई युवा, खासकर युवा झारखंड का देखता है तो जयराम महतो के तौर पर। तो ये बिल्कुल नहीं चाहता आजसू कि ये पूरा क्रेडिट JLKM या
जयराम महतो को मिले। तो आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये दो चीजें साफ हो गई हैं। एक तो ये कि क्रेडिट सिर्फ अकेले जयराम न ले जाए, दूसरी चीज ये कि जिन्होंने भी सिग्नेचर किया, और आपने बहुत सही कहा कि जब सिग्नेचर किया गया था इस लेटर पे, तो आपने आंख बंद करके तो सिग्नेचर किया नहीं होगा। उस वक्त आपने ये जरूर सोचा होगा ना कि आने वाले दिनों में ये मुद्दा बनेगा भी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तभी आपने इजीली आपने सिग्नेचर कर दिया। और अब जब आप अलग अलग पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो पार्टी की तरफ से कोई भी पार्टी, जयराम की पार्टी हो, सुदेश महतो की पार्टी हो, लेकिन अब तक किसी पार्टी की तरफ से खुलकर समर्थन नहीं आया है। कोई पार्टी अब तक आगे नहीं आई है कि हम रेल टेका को समर्थन कर रहे हैं। और यही सबसे बड़ा दांव खेलेंगे जयराम महतो यहाँ पर, कि जब कोई पार्टी सामने नहीं आ रही है तो उनके लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होगा। और सवाल ये भी उठ रहा है भाई कि एक बयान अभी बहुत वायरल हो रहा है निशा भगत का कि आदिवासी पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते, सूचीबद्ध, ये सूची, इस सूची को लेके। तो इस सूची पर भी उन्होंने, इस बयान पर भी जयराम महतो ने बड़े शालीनता से ये कहा है कि भाई पैदा नहीं होते। तो जब झारखंड का गठन हुआ था उस समय ट्राइब्स की लिस्ट में सिर्फ 12 थे और आज कितने हैं? 32 हैं। तो ये जो आंकड़ा बढ़ा वो कैसे बढ़ गया? क्या ट्राइब्स अलग पैदा हो गए? ऐसा तो नहीं है ना। जो अनलिस्टेड थे उनको लिस्ट में शामिल कर लिया गया। तो और उन्होंने ये भी कहा कि ये आरक्षण का लाभ लेने और इसके लिए नहीं है, बल्कि ये दो चीजें थी। एक जो सरकारी लिस्ट में शामिल थे, दूसरा जो गैर सरकारी लिस्ट है उसमें है। कुर्मी पहले से आदिवासी है, बस उनको अनलिस्ट कर दिया गया था, उनको अनचेक कर दिया गया था उस लिस्ट में से। तो अब वो वापस उस लिस्ट में जाना चाहते हैं, उनका सीधा। तो क्रेडिट लेना और आजसू का जो ये आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस था, ये साफ साफ था कि भाई जयराम महतो अकेले नहीं है जो इस पूरे आंदोलन का क्रेडिट लेकर जाएंगे। इसके तहत आजसू को भी वो बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए। और उन्होंने अब बाकी पार्टियों के लिए सवाल छोड़ दिया है कि आप जिन्होंने सिग्नेचर किया और अब जब अलग अलग पार्टी से हैं आप, तो क्या आपकी पार्टी आपके समर्थन में आगे आती है या नहीं आती है? अब इसमें रंजीत एक और पॉइंट है। आजसू की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने एक सवाल पूछा था कि भाई क्या ये जो लड़ाई है रेल टेका की मांग है सिर्फ कुर्मी समाज के लिए या सबके लिए? तो आजसू का जो जवाब था वो बड़ा इंटरेस्टिंग था कि भाई मतलब ये सिर्फ कुर्मी के लिए क्यों, हम तो चाहते हैं कि जितने जो इनकी जिनकी डिमांड है, चाहे वो तेली हो चाहे सबके लिए, सबके लिए सब। तो मतलब क्या इस आजसू के इस बयान का मायने आप समझ रहे हैं? हाँ, आजसू का ये स्टेट जब उन्होंने जवाब दिया लंबोदर महतो ने, तो मुझे वो सुदेश महतो का भी बयान याद आ गया, जो उनसे भी मैंने पूछा था। तो उन्होंने भी कहा था कि हम लोग सिर्फ कुर्मी के लिए मांग नहीं कर रहे, हम लोग कह रहे बाकी सभी के लिए भी, जो भी उस अर्हता को, जो पात्रता को जो पूरा करते हैं, सबको आदिवासी सूची में शामिल हो जाए। हमको लगने लगा कि इस प्रकार का बोल के वह सिर्फ अपना एक जाति का विशेष का यह नहीं बनाना चाहते छवि कि हम सिर्फ एक जाति की लड़ाई कर रहे हैं। करे जो भी उस चीज को पूरा करता है, अगर कोई आदिवासी होने लायक जो भी चीजें है उसको पूरा करता है तो उसको आदिवासी सूची में शामिल करना चाहिए। दूसरी बात है कि सिर्फ ये आरक्षण जो है विरोध का आधार नहीं हो सकता है कि यार वो आ जाएगा तो मेरा आरक्षण छीन लेगा। हाँ, क्योंकि अगर कोई आदिवासी बनने की वो उसके में है योग्यता है और वो उसका डिमांड पूरा कर रहा है, जो भी उसकी जो टीआरआई की जो भी रिपोर्ट है या जो भी केंद्र सरकार जिन्होंने मापदंड जो उन्होंने अपनाया है उसको पूरा कर रहा है, तो अगर वो पूरा कर रहा है तो हम इस आधार पे नहीं वो आ जाएगा तो मेरा रिजर्वेशन वो ले लेगा, उसके आधार पे क्या उसको मना कर सकते हैं? और आप कोई भी मना नहीं कर सकता। और ये डायलॉग जो है जो चल रहा है कि वो ज्यादा पैदा होते हैं आदिवासी बनाए नहीं जाते, ये बहुत फिल्मी डायलॉग टाइप का लग रहा है। क्योंकि हम लोग देखें इस राज्य में ही 2-3 साल पहले की बात है, सत्यानंद भोक्ता एससी रिजर्व सीट से, और तमाड़िया कैसे भूल सकते हैं? अर्जुन मुंडा को आप कैसे भूल सकते हैं? अनुसूचित जाति के का रिजर्व सीट है, एससी सीट, चतरा की सीट से जीतकर विधायक बने और हेमंत सोरेन की सरकार में एससी कोटे से ही उनको मंत्री बनाया गया। और एक मंत्री जो एससी कोटे से मंत्री है, एससी सीट से जीतकर विधायक बना है और वो एसटी में हो गया, शामिल हो गया और अगला चुनाव नहीं लड़ पाया वो, क्योंकि उनकी सीट जो है वो तो एसटी चली गई, एसटी हो गई, जब एसटी से एसटी हो गई तो इस प्रकार कैसे कहेंगे? नहीं, और एक मजेदार तथ्य और है जी, मतलब ठीक है, मेरे पास है माइक, मैं ये कह रही हूँ कि यहाँ पर जो मुंडा है, उरांव है, हो है, इनको ट्राइब्स की लिस्ट में रखा गया, ये इस सूची में है, ठीक है। लेकिन यही
असम में आप चले जाइए तो यही जनजाति जो यहाँ पर ट्राइब्स की सूची में ट्राइबल्स हैं वो वहां पर ओबीसी की कैटेगरी में हैं। तो अगर पैदा किए जाते हैं आदिवासी, अगर पैदा होते हैं आदिवासी, तो फिर ये चेंज कैसे हो गया? जो झारखंड में आदिवासी हैं और असम में आप ओबीसी हो जाते हैं। तो ये मानक तय करता है ना संविधान के अनुसार किनको किस लिस्ट में रखा गया है। और इसमें एक चीज है, इसमें समझना, अंतर समझना, लोग संभवतः अंतर नहीं समझ पाते। आदिवासी होना और अनुसूचित जनजाति होना दो अलग अलग चीजें हैं। आदिवासी आपका रहन सहन, पहनावा, आपका परंपराएं, DNA, आपकी आपकी परंपराएं, आप कहाँ जन्म ले रहे हैं, वो तमाम चीजें आपको बताती है कि आप इंडिजिनस एब्रोजिनल हैं कि नहीं है। लेकिन संविधान ने प्रावधान किया कि जो डिप्राइव्ड थे, जो लोग डिप्राइव्ड थे, तो उनके लिए संविधान में कुछ खास प्रावधान किए जाए। तो भाई एक लिस्ट तैयार हुई, उस लिस्ट को कहा गया कि ये शेड्यूल्ड, इनको शेड्यूल किया जाए। ठीक है, शेड्यूल किया गया। तो उसमें कुछ कास्ट हुए जो शेड्यूल, तो शेड्यूल कास्ट हो गए, कुछ शेड्यूल ट्राइब हुए तो शेड्यूल ट्राइब हो गए। हाँ। समय समय पर इस बात का मूल्यांकन किया गया कि भाई ठीक है, इनको भी इस लिस्ट में शामिल होना चाहिए क्योंकि ये भी डिप्राइव्ड है, ये भी डिप्राइव्ड है। तो शेड्यूल में शामिल करने का जो सबसे पहला कंडीशन था वो यही था कि भाई ये डिप्राइव्ड है। अब बहस का विषय ये है कि जिस कुर्मी की बात की जा रही है, क्या वो डिप्राइव्ड है कि नहीं। ठीक है, पैदा होते हैं नहीं होते, ये तो कुतर्क वाली बात है, उसकी बात नहीं है। तर्क वाली बात यह है कि जो जेन्युइनली इस बात को कहते हैं, जैसे मैं आज एक झारखंड पार्टी के निर्माता एनी होरो साहब का की एक चिट्ठी देख रहा था। उस चिट्ठी में उन्होंने इस बात की वकालत की थी कि कुर्मी ट्राइब है, एनी होरो साहब की चिट्ठी, झारखंड पार्टी के जो जनक है। बहरहाल अब कुर्मी, जितने कुर्मी हमारे भाई हैं, वो खुद कहते हैं कि हम लोग एग्रीकल्चर, बिल्कुल, हाँ, हम ये लोग एग्रीकल्चरल ट्राइब्स हैं, ऐसा कहते हैं। तो एग्रीकल्चरल ट्राइब्स तो होता ही नहीं कुछ, ठीक है, इस बात में विरोधाभास है। एग्रीकल्चरल ट्राइब्स ये कुछ नहीं होता। तो सवाल ये है कि भाई कहते हैं कि कुर्मी के पास तो जमीनें थी, वो तो खेती करते थे, वो हमेशा से जो है वो उनका मतलब सब कुछ अच्छा रहा है उनका, ऐसा कुछ बहुत गरीब सिविलाइज्ड पहले सब से कुछ रहे अच्छा हैं रहा। वो। हाँ। तो ये एक बहस का विषय हो सकता है कि वो शेड्यूल्ड उनको क्यों किया जाना चाहिए। ये बहस का वो ये संवैधानिक पॉइंट है जिस पर बहस होना चाहिए। ये लड़ाई लोग यही नहीं समझ पा रहे, ये लड़ाई आदिवासियत की नहीं है, क्या आदिवासी है कि नहीं, ये शेड्यूल है कि नहीं है, इस बात की लड़ाई है। अब शेड्यूल होने का मतलब ये है कि उरांव अगर यहाँ शेड्यूल है तो हो सकता है मणिपुर में शेड्यूल नहीं है। हाँ। ठीक है, वो जगह जगह उसकी टोपोग्राफी के आधार पर ये चीजें तय होती हैं। तो ये लोग समझ नहीं पा रहे। आदिवासी बन कोई शेड्यूल बन जाएगा तो कोई किसी का अधिकार नहीं खाता है, कोई शेड्यूल बन जाएगा तो वो समाज बहुत ज्यादा उसको फायदा मिल जाएगा, ऐसा भी नहीं होने वाला है। ठीक है, तो यही बहुत नहीं, और इसी बात पे जयराम ने सवाल उठाया। उनका ये कहना था कि जब उनसे पूछा गया कि भाई जैसे गीताश्री उरांव भी कहती रही है ना कि ये अगर आते हैं तो ये सिर्फ एक बहाना है कि उन्हें लिस्ट में आना है, उनको आरक्षण का लाभ उठाना है, उनको आरक्षण खाना है, आदिवासियों का ये चीज आरोप है। लेकिन इसी बात पर जयराम मैं तो ये कहते रहते हैं कि भाई देखिए, अगर आप इससे पहले ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुर्मी ने ऐसा किया हो, भोक्ता का भी जैसे आपने कहा, अभी बता रहे थे आप वो चीजें, भोक्ता भी शामिल हुए एसटी में, तमाड़िया भी शामिल हुए एसटी में। उस वक्त किसी तरह का कोई शोर शराबा नहीं हुआ, कोई हंगामा नहीं हुआ। इसके पीछे भोक्ता की आपने बात करी तो भोक्ता की जनसंख्या कितनी है? हाँ, बहुत भोक्ता कम, की जनसंख्या बहुत लिमिटेड, बहुत कम है। वही चीज उन्होंने कहा है, वही इस कारण से ठीक है। लेकिन कुर्मी की जनसंख्या ठीक है, वो तो जातिगत जनगणना जब होगी तब पता चलेगा। लेकिन एक अगर अंदाजा लगाए तो कुछ लोग कहते हैं कि 18 से लेकर के 25% के बीच में कुर्मी की जनसंख्या एक बहुत बड़ी जनसंख्या है। किसी भी राज्य के लिए ये बहुत कुछ डिफाइन करने वाला है। बिल्कुल। और कुर्मी के एसटी में शामिल होने ना होने से आने वाले समय में जो परिसीमन है उसका जो नतीजा होगा ये इस पर बहुत कुछ उस पर डिपेंड करेगा। और बिल्कुल झारखंड की जो पॉलिटिक्स है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगी। तो इसीलिए तो ये तमाम बिल्कुल चेंज हो जाएगी अगर ऐसा होता है तो। इसी में मैं कहना चाह रहा हूँ कि तो क्या ये आधार हो सकता है विरोध करने का? क्या बिल्कुल क्योंकि यही आधार है। उसकी संख्या कम थी, इसलिए हम उसको शामिल होने दे दिए, उसका विरोध हमने नहीं किया, कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, हो भी जाता है, यही बात जयराम भी कह रहे हैं। और अधिक है इसलिए हम उसको ये नहीं होने देंगे। क्या विरोध करने के कुछ और पॉइंट, जैसे कुर्मी भाई हमारे हैं वो कहते हैं कि भाई जो एच रिजली के नेतृत्व में एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे हुआ जिसमें कुर्मी को माना गया कि वो एक जनजाति है,
ठीक है, आदिवासी ये माना गया कि एक आदिम जनजाति है कुर्मी। एच रिजली के एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे का आधार लेके फिर 1865 में जो इंडियन सक्सेशन एक्ट है तो उससे इनको बाहर रखा गया। उसमें और भी लोग थे जिनको बाहर रखा गया। तो कुर्मी यही आधार बताते हैं कि इस एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे में कुर्मी को जनजाति रखा गया। तो जब वो 1913 में वो होता है और उसके बाद इंडिया 1800 की कुछ में होता है, 31 के शायद आसपास, 1930 के नहीं 31 के आसपास में, और फिर 1865 में सक्सेशन हाँ सक्सेशन। तो उसमें इसी आधार पर कुर्मी को बाहर रखा जाता है। तो अब हमारे जो एसटी भाई वो कहते हैं कि ठीक है आप कहते हैं, लेकिन उस समय तो डीएनए का प्रावधान ही नहीं था। डीएनए टेस्ट उस समय अगर हुआ उस समय तो तो कैसे था हुआ? ही नहीं, उस समय तो वो डीएनए टेस्ट प्रोविजन का ही तो नहीं बहुत था। बात की बहुत चीज है, बात की बहुत बात बात। है। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स है, हालांकि हो सकता है कि इसमें बहुत सारी पॉइंट्स जानकारी हम लोगों को ना हो, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, लेकिन ये एक बहस का विषय हो सकता है, ये एक रिसर्च का विषय हो सकता है। लेकिन ये झारखंड में लड़ने का, मरने का, एक दूसरे को गाली देने का ये विषय नहीं हो सकता है। हाँ, और वोट का तो कतई नहीं हो सकता। लेकिन वोट का विषय ही लगता है, क्योंकि चुनाव के समय ही लोग लेकिन- समर्थन करते हैं और सरकार बनने के बाद लेकिन रंजीत, मुझे ये पीछे लगता हट है कि जाते हैं। आप इस विषय को नस्लीय आधार पर भी नहीं देख सकते हैं। जो एक नया मुद्दा इसमें घुसा, चाहे आप जैसे बोल रहे हैं लड़ने का, झगड़ने का, वोट देने का, चाहे जो भी हो, लेकिन आप इसे नस्लीय मुद्दा तो बिल्कुल नहीं बना सकते कि नस्ल के आधार पर। और मुझे लगता है कि नस्ल के आधार पर आप जो सोशल एनिमल ह्यूमन कहे जाते हैं, लेकिन जो वाइल्ड एनिमल्स है, जो बाकी जानवर जो भी हो, उनको नस्ल के आधार पर हम बांटते हैं। इंसानों को नहीं बांटते हैं, हम उनको कास्ट के आधार पर बांटते हैं। हमने तो आज तक नहीं देखा कि नस्ल के आधार पर बांटे जाते हो। तो नस्लीय आधार भी मुद्दा बनाना और उसकी तर्ज पर विरोध करना, ये बहुत अलग है। और एक और आखिरी बात है, एक और आखिरी बात ये है कि हमारी अपील है, चूंकि आप श्रीलंका को देखिए, आप नेपाल को देखिए, आप पाकिस्तान को भी देखिए, आप बांग्लादेश को देखिए, और उसके बाद आप भारत को देखिए। आप देखिए कि कैसे मणिपुर में कुकी और मैतेई का ये जो युद्ध है, असम में भी कुछ ऐसा ही एक लड़ाई चल रही है, आदिवासी अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। महाराष्ट्र में मराठवाड़ा को लेकर के ऐसी लड़ाई। तो किसी भी तरह से कोशिश होती है, जो देश विरोधी ताकतें होती है, देश को कि बांटने ऐसे की। मुद्दों को और हवा दी जाती है कि आप जब ऐसे मुद्दों को हवा देंगे तो वो हिंसक रूप लेगा, और वो जब हिंसक रूप लेगा तो आपकी जो इंटरनल डेमोक्रेसी है, वो इंटरनल डेमोक्रेसी कमजोर पड़ती है, और जब वो चीजें कमजोर पड़ती है तो वो मणिपुर से असम पहुंचेंगी, असम से फिर झारखंड पहुंचेंगी, झारखंड से फिर बिहार पहुंचेगी, बिहार से फिर महाराष्ट्र पहुंचेगी, महाराष्ट्र से फिर हैदराबाद पहुंचेगी। तो ये इस तरीके से ये आगे बढ़ेगी, और देश की जो आंतरिक जो एक सुरक्षा है उसको खतरा पहुंचता है। तो कहीं ना कहीं इसको भी ध्यान देना। ठीक है, आपका अधिकार है, आप विरोध करना भी आपका अधिकार है, मांग करना भी आपका अधिकार है, लेकिन जब आप अपने अधिकार को संवैधानिक दायरे में मांग रहे हैं तो संवैधानिक दायरे में ही इस अधिकार को मांगना और इसका विरोध करना भी दोनों रहना चाहिए। हाँ। मतलब ये याद रखिएगा कि देश रहेगा तब आपका कुर्मी रहना भी रहेगा, एसटी रहना भी रहेगा। देश रहेगा तभी आपका एसटी में कुर्मी का शामिल होना ना होना, ये दोनों के लिए, सिर्फ कुर्मी के लिए, कुर्मी और जो एसटी के लिए मौजूदा भी है, ST में बिल्कुल। दोनों हाँ, जो विरोध कि ये करने वाले जब उनके देश लिए भी रहेगा, है। हाँ। आप सोचिए कि आप विरोध करने के लिए लाठी और तलवार लेके निकले और वो अपना हक मांगने के लिए लाठी और तलवार लेके रहे, तो जब आप ही नहीं रहिएगा तो क्या एसटी में और भारती, ये कितनी बड़ी बात है हिंदुस्तान के लिए। यूनिटी इन डाइवर्सिटी ऐसे ही नहीं कहा जाता है। हम हर 10 कोस पे चलते हैं तो बोली बदल जाती है, पानी बदल जाती है, भाषा बदल जाती है, सब कुछ बदल जाता है, इसके बावजूद भी हम इंटैक्ट हैं। आप हमारे चारों ओर देखिए, पूरा श्रीलंका तमिलियन है ना, पूरे तमिल लोग हैं, एक भाषा, एक लोग, सब कुछ है। फिर भी वहां पर आप देखिए इस तरह से वहां पर आपने देखा सरकारें बदलनी पड़ी। वहां पर पाकिस्तान में भी वही हालात, आपने नेपाल में भी देखा, सब एक है, उसके बावजूद भी इतना, मतलब आप देखिए कि एक्सप्लोड हुआ सब कुछ। लेकिन अगर भारत अब भी इंटैक्ट है, सारी चीजें अगर अलग अलग होते हुए भी, तो इसलिए क्योंकि हम संवैधानिक तरीके से जीना जानते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास रखते हैं, और यही तरीका हमें आगे ले जा रहा है। तो जरूरत इस बात की है कि हम सभी चीजों को एक संवैधानिक दायरे में रखें, चाहे वो हक मांगना हो या हक मांगने वालों के खिलाफ विरोध करना हो। क्योंकि ऐसी शक्तियां भी हैं जो चाहती हैं कि आप ऐसा हो। जो शक्ति है, हाँ। आपका जो विरोध प्रदर्शन है या विरोध का विरोध करना आपका है, इसको वो हिंसात्मक रूप बिल्कुल, दें। बिल्कुल। तो आप इस चीज का जरूर ध्यान रखें कि आप जो भी करें वो संवैधानिक दायरे में करें, ताकि कम से कम जो कानून व्यवस्था है, इसलिए क्योंकि आप कहीं भी देखें, नेपाल में देखिएगा शेख हसीना मर गई, अगर बांग्लादेश में देखिएगा नहीं ना, वो तो निकल गई, तमाम मंत्री निकल गए, मरा कौन? आम आदमी। नेपाल में देखिए
क्या केपी ओली मरे? नहीं मरे, बल्कि वहां के जो आम लोग हैं वो मारे वो गए। मार गए। तो कहीं भी आप देखिएगा फर्क आप जैसे हम जैसे आम लोगों को पड़ता है। इस चीज को अपने दिमाग नेताओं में पे बड़े लोगों जरूर पर फर्क रखिएगा। नहीं पड़ता। तो ये चीजें हमें ध्यान रखना होगा कि जो विरोध कर रहे हैं वो भी, और जिनके लिए विरोध हो रहा है वो भी, वो चीजें दायरे में रहें। चलिए, तो कुल मिलाकर के हमारे डिस्कशन को, हो सकता है आप असहमत हो इसमें कुछ मुद्दों से, कौन से मुद्दों पर असहमत है और कौन से मुद्दों पर सहमत है वो हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार। जोहार।